हेलो गाइस। तो ये हमारा क्या कहते हैं, आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो है डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। ये आपके मैकेनिक्स का चौथा चैप्टर है। पहले चैप्टर हमने वेक्टर एंड फोर्सेस की बात की थी, देन फिर काइनेमेटिक्स की बात की थी जहाँ पे हम मोशन की स्टडी करते हैं। देन थर्ड चैप्टर 2D मोशन था जहाँ पे हम बेसिकली मोशन की बात करते हैं 2 डायमेंशंस में जनरली। एंड देन अभी फोर्थ चैप्टर है डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन। स्टडी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कॉज ऑफ मोशन। जो मोशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बेसिकली ये स्टडी करते हैं, किसकी वजह से मोशन हो रहा है, क्यों हो रहा है। फोर्सेस की बात करते हैं इस चैप्टर में हम, कि फोर्सेस कितनी लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, क्या उसका पार्टिकल पे इफेक्ट हो रहा है, वगैरह वगैरह। डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल। तो इस चैप्टर को जनरली बच्चे न्यूटन्स लॉ का चैप्टर भी कहते हैं। लाइक हम 11th-12th में इस चैप्टर का नाम कहीं कहीं पे न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, मतलब किसी कोचिंग में न्यूटन्स लॉ के नाम से पढ़ाया जाता है, तो न्यूटन्स लॉ भी कह सकते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो न्यूटन्स लॉ से बात करते हैं। सबसे पहले न्यूटन्स के लॉ की बात ही कर लेते हैं। तो 3 लॉ है न्यूटन्स के। तो सबसे पहला लॉ है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, या तो वो रेस्ट पे मतलब रुका हुआ है या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में। तो इन दो केसेस में अगर पार्टिकल है ऐसी स्टेट में, या तो रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इस पार्टिकल पे नहीं लगाएंगे, जब तक कि मतलब हम इस पार्टिकल को अगर छोड़ देते हैं ऐसे, इस पर कोई कुछ भी फोर्स नहीं लगाते, तो ये लाइक इन्फिनाइटली ऐसा ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। तो या तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही मूव करता रहेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन में, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो ये न्यूटन्स का पहला लॉ कहता है कि मतलब कुछ अगर जब तक हम कुछ उंगली नहीं करेंगे जब तक कुछ होगा नहीं, सिस्टम बढ़िया रहेगा अपना। जहाँ पे आपने उंगली करनी स्टार्ट करी वहाँ पे बेसिकली सिस्टम में चेंज आ जाएगा। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर छेड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सिंपल ऐसे ही चलता रहेगा। छेड़ोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब तो चेंज जो आएगा वो कुछ करने के ऊपर आएगा, जब कुछ एक्सटर्नली हम अप्लाई करेंगे फोर्स तब कुछ चेंज आएगा मोशन में। अदरवाइज या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन मूव करता रहेगा। Now a particle at rest or moving in a straight line motion at uniform speed, at constant speed or velocity will remain same until and unless we apply an external force on the particle, और अब the particle किस पार्टिकल पे लगती है कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सपीरियंसेस एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी जब तक कि वो सेम रहने वाला है। दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपल है। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था। तो फर्स्ट लॉ सिंपल लॉ होता है, ये आपको याद है, पता भी है, बहुत पहले भी हम कर चुके। सेकंड लॉ की बात करते हैं। ये पहले हमने थोड़ा अलग से किया था, जहाँ पे सब कह रहे थे न्यूटन्स का सेकंड लॉ था F=ma। ऐसा नहीं होता, मतलब वो निकल के आता है, कैसे आता है वो पता चलेगा। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ में सबसे पहले हम टर्म की बात करते हैं, मोमेंटम की बात। मोमेंटम, और मोमेंटम में भी कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर बोले तो स्ट्रेट लाइन मोमेंटम टाइप एक तरीके से, लीनियर मोमेंटम। तो इस टर्म की बात करते हैं, मोमेंटम क्या होता है सबसे पहले। तो मोमेंटम की लाइक बेसिक डेफिनेशन है कि किसी भी का मास इनटू कोई पार्टिकल है जिसका मास कुछ m है, अगर कुछ वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो उसका जो मोमेंटम होगा वो mv होगा बेसिकली। ये लाइक मोमेंटम की डेफिनेशन है कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, मास क्रॉस मास टाइम्स वेलोसिटी। ओके, और जो मोमेंटम है वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो डायरेक्शन होगी इसकी, वो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी वेलोसिटी वाली लाइन। जिस लाइन में वो वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा। तो समझ में, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, मास क्रॉस वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी। और जो मोमेंटम तो क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन कहते हैं मोमेंटम की, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में ही मोमेंटम होता है। तो ये लाइक मोमेंटम की डेफिनेशन है। मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन है। ओके, तो अब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ कहता है,
सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, ऊपर नीचे इधर उधर कोई 5-6 बॉडी लगानी है, सबका नेट वेट कर लो, तो जो एफ नेट आएगी बेसिकली, जो एफ नेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा ये सेकंड लॉ कहता है, ये क्या, सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है कि जो एफ नेट आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम की। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स अगर हमें निकालनी है, तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे उसका, तो वो हमारा क्या होगा, एफ नेट के प्रोपोर्शनल होगा। जो कांस्टेंट आता है बेसिकली 1 आता है, तो अगली लाइन में वो हो जाता है बेसिकली कि जो एफ नेट है वो हमारी d/dt ऑफ p है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेसिकली सेकंड लॉ है कि, तो अब यहाँ तक सेकंड लॉ है। इसे हम आगे ले जाते हैं कि हमें पता है मोमेंटम की डेफिनेशन से हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, m टाइम्स v होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ d/dt ऑफ m टाइम्स v। m कांस्टेंट है तो ये बाहर आ सकता है, m बाहर आ सकता है, तो ये बचेगा dv/dt, राइट। तो ये फाइनली क्या आएगा, फाइनली हमारे पास आएगा कि जो एफ नेट है, जो एफ नेट है वो किसके इक्वल है, m टाइम्स dv/dt। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है, तो m टाइम्स एक्सेलरेशन। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एफ नेट, कि टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सेकंड लॉ कहता है। उसके अलावा फिर ये तो हमने लाइक सेकंड लॉ से ड्राइव किया है कि प्रोपोर्शनल था, बाद में देखा कांस्टेंट 1 आया तो मतलब इक्वल हो गया, और फिर क्या कहते हैं मोमेंटम को m क्रॉस v कर दिया, m क्रॉस कह रहा हूँ, मतलब m तो स्केलर है तो क्रॉस डॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली m टाइम्स v कर दिया, तो m मतलब डेफिनेशन से, और यहाँ पे d/dt में m बाहर आ गया तो dv/dt बचा, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो f इक्वल्स टू ma जो आता है हमारा बेसिकली, f इक्वल्स टू ma, बड़ा लाइक यू नो इस चैप्टर का नाम याद है, बच्चे यही कहते हैं f इक्वल्स टू ma वाला चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ चैप्टर है, f इक्वल्स टू ma वाला चैप्टर है। ओके, तो ये लाइक सेकंड लॉ। और तो स्कूल में अगर आपसे डेरिवेशन पूछ लें 11th-12th की क्लासेस वाले बच्चों के लिए, स्कूल में डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू ma डेराइव करके दिखाओ, तो ऐसे ही करोगे कि सबसे पहले आप मोमेंटम की डेफिनेशन में बताओगे। सर लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का मास इनटू इट्स वेलोसिटी, वो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ये डेफिनेशन है लीनियर मोमेंटम की, ये डेफिनेशन है। ओके, तो इसमें तो आप कुछ प्रूव तो कर ही नहीं सकते, ये तो डेफिनेशन है, फैक्ट है, तो आपने बता दिया। उसका सेकंड बार बताओगे आप कि न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हिसाब से जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप वहाँ से दिखाओगे कि फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है बेसिकली वो dp/dt के इक्वल है। उसके बाद फिर आप p को mv लिख के और m को बाहर लेके दिखाओगे कि एफ नेट जो हमारा है वो m टाइम्स एक्सेलरेशन आया, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, उस पार्टिकल पे जितना एक्सेलरेशन है टाइम्स मास हमारा नेट फोर्स देता है। तो ये था न्यूटन्स का सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, एक और लॉ है ना न्यूटन्स का, थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है जब भी कोई एक बॉडी, वन बॉडी, ये क्या करती है, एक्सर्ट्स करती है फोर्स ऑन सेकंड बॉडी। जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, व्हेन, है ना, जब ये काम होता है, देन तब क्या काम होगा, जो सेकंड बॉडी है वो इक्वल अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बल्कि पूरा अगर अच्छे से लिखते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट एंड इन दी सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन इन डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगी और अपोजिट और सेम लाइन ऑफ एक्शन होगी डायरेक्शन में। तो सेकंड बॉडी क्या करेगी, इक्वल और ये वाली फोर्स लगाएगी ऑन फर्स्ट बॉडी, ऑन फर्स्ट बॉडी। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है
कि अगर पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाई तो दूसरी बॉडी क्या करेगी, एक इक्वल फोर्स लगाएगी मैग्नीट्यूड में और अपोजिट फोर्स और सेम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बेसिकली उसी लाइन ऑफ एक्शन। तो अगर ये फर्स्ट बॉडी ऐसे फोर्स लगा रही है तो सेकंड बॉडी इसी लाइन ऑफ एक्शन ये है इसी लाइन ऑफ एक्शन में, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ऐसे फोर्स लगाएगी। और जो एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, तो एरो की लेंथ सेम रहने वाली है। तो ये हमारा लाइक कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे लगाया, दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे लगाया। इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार कि मतलब कौन, वही ना मैंने आपको पहले सबसे पहले चैप्टर में वेक्टर एंड फोर्सेस में भी बताया था कि कौन फोर्स लगा रहा है और किस पे फोर्स लगा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछने होता है। बच्चे इन क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं और कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन फोर्स लगा रहा है, किस पर फोर्स लग रही है। एक क्वेश्चन आपके बैकग्राउंड में दिमाग में पूछे जाने चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है नहीं। मतलब सिर्फ ये समझ लो कि सेम चेपे जा रहे हो, जहाँ पे भी हल्का सा डिफरेंट हुआ क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चेप नहीं सकते, वहाँ पे फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछना है कि कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगी एक। तो उस फोर्स का नाम हम रिएक्शन फोर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं उस फोर्स का नाम, रिएक्शन फोर्स। तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहलाता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहलाती है उसके जरिए से। तो ये रिएक्शन, तो अगर पहला फोर्स एक्शन है तो दूसरा फोर्स क्या है, रिएक्शन है। तो इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कोई ऐसे भी जल्दी ऐसे भी बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन करोगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। और इस पर बड़े मजाक भी चलते हैं मजाक तो नहीं कर रहा मैं इस टाइम। तो अभी एक्शन रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा जल्दी से मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। सबसे क्लासिक एग्जांपल जो मतलब जनरली मैंने पहले भी ले रखे हैं कई बार, सारे डायग्राम लिखा बनाया। तो ये आपका पहला डब्बा है और ये आपका दूसरा डब्बा है। इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। तो इसका जल्दी से FVD बनाओ। तो अगर आप ए का FVD बनाओगे तो ए पे ऊपर की साइड कुछ MA, नीचे की साइड फोर्स लग रही होगी MAG, सॉरी कौन लगा रहा होगा, WA वाली, WA बोले तो अर्थ लगा रही होगी ए वाले बक्से पे फोर्स, नीचे की साइड MAG। ओके, एक इस पे ऊपर की साइड फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल फोर्स होगी, जो कि बी वाला डब्बा इस ए वाले पे लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इस सरफेस इन कॉन्टैक्ट का नाम मैं 1 कर देता हूँ, तो N1 होगी, राइट। उसके अलावा मैं बी वाले की बात करता हूँ तो बी पे एक नीचे की साइड लग रही होगी MBG, या फिर इसे WB कह देता हूँ, वेट, जो कि अर्थ लगा रही होगी बी पे। ओके, एक अर्थ, एक सेकंड सरफेस इन कांटेक्ट है, तो ऊपर की साइड N2 लग रही होगी, जो कि नीचे वाली सरफेस बी वाली पे लगा रही होगी, तो ये N2 हो गई। एक और फोर्स होगी जो कि ए वाले की सरफेस बी वाले पे लगा रही होगी, जहाँ पे 1 वाला कांटेक्ट है, N1 फोर्स। तो ये वाला N1 और ये वाला N1, ये बेसिकली एक एक्शन रिएक्शन पेयर वाली फोर्स है। ओके, तो अगर आप ये कहोगे या आप इस वाले को एक्शन, किसी को भी एक को एक्शन मानोगे तो दूसरा उसका बेसिकली रिएक्शन, आप ये भी कह सकते हो। तो इसको आप एक्शन रिएक्शन से भी कर सकते हो कि अगर आप बी का FVD बना रहे हो और आपको बी पे दिख रही है कि जो ए वाला ब्लॉक है वो नीचे N1 एक फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में, जहाँ पे भी कांटेक्ट सरफेस होती है नॉर्मल लगनी है, ठीक है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जहाँ पे भी सरफेस देखो कांटेक्ट में, उस सरफेस को कांटेक्ट का नाम दे दो 1 और नॉर्मल फोर्स लगा दो दोनों सरफेसेस पे जो कि कांटेक्ट में है। और कैसी लगती है नॉर्मल फोर्स? पुशिंग नेचर की होती है, तो पुश करेगी ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में, तो पुश करेगी ऐसे। तो ऊपर ए वाले पे ऊपर की साइड, बी वाले पे नीचे की साइड, अगर कन्फ्यूज़न होता है तो अगर ये मैं ये कह सकता हूँ तो इसे मैं N1 या फिर R1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये रिएक्शन फोर्स है बेसिकली ए वाले पे। ओके, कि अगर बी वाले पे ए वाला डब्बा नीचे की साइड एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N1, तो जो बी वाला डब्बा है उस ए वाले डब्बे पे ऊपर की साइड फोर्स लगाएगा एक N1, जिसे मैं रिएक्शन फोर्स R1 के नाम से भी कह सकता हूँ। तो ये सिंपल एग्जाम्पल था आपका एक्शन रिएक्शन फोर्स का, कि यहाँ पे जो नॉर्मल N1 वाला पेयर है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो आप किसी को भी एक्शन मान सकते हो, किसी को भी रिएक्शन मान सकते हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एक एग्जांपल हो गया। तो आज के लेक्चर में भी हम आगे बात करेंगे, हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ की बात करते हैं, बेसिकली मोमेंटम की बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल के। तो आपको 3 क्वेश्चन करवाता हूँ, वो उससे आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, एक सरफेस है बेसिकली। ओके, ये एक बॉल है, ये कुछ u वेलोसिटी से आई, बाउंस करी इस सरफेस पे और फिर ये कुछ चली गई। ओके,
ये अगर एंगल की बात करते हैं तो इस वाले एंगल को अगर मैं अल्फ़ा कह देता हूँ और इस वाले को मैं बीटा कह देता हूँ, और इस वाले की मैं बात करता हूँ, ये वी वेलोसिटी है कुछ, और जो ये सरफेस है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है। जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। ओके, तो कुछ यू वेलोसिटी से बॉल आई, यहाँ पे सरफेस पे क्लिक टकराई, रिबाउंड करी, वी वेलोसिटी से जा रही है, ये अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है। ओके, तो ये सबसे सिंपल बात है। तो अगर मैं बात, तो इसमें मैं क्या निकालता हूँ, अब मैं इनिशियल कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली आपको निकालना है कि कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ वगैरह वगैरह, और फोर्सेस कितनी लगी, और जो मतलब जो टाइम था वो टाइम कर लेते हैं कुछ 0.1 सेकेंड कर लेते हैं, जिस टाइम वो रिबाउंड का टाइम बेसिकली, कितने टाइम वो कांटेक्ट में रही इस सरफेस के। तो बॉल आई, स्लो मोशन में देखो बॉल आ रही है, जो यहाँ पे टकराई ना, तो ऐसा मत देखो, फास्ट मोशन मत करो, स्लो करो, तो आपको दिखेगा बॉल थोड़ी सी पिची ग्राउंड पे और फिर ऐसे चली गई। तो वो जो टाइम ने ना, ऐसे बॉल आई पिची और चली गई, वो वाला जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है बेसिकली, जब वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है अगेन, ध्यान से। तो ये दो इंपॉर्टेंट जानकारी थी हमारे पास क्वेश्चन में। फ्रिक्शनलेस इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊँगा क्यों इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट हमें टाइम बता दिया। तो अगर मैं इनिशियल बात करता हूँ, इनिशियल कंडीशन, इनिशियली बात करता हूँ, तो कुछ मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन में, वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ बॉल, उसका कुछ मास एम है, इनटू उसकी वेलोसिटी यू इन एक्स डायरेक्शन। तो वो किसके इक्वल होगी, मास इनटू यू एक्स। एक्स डायरेक्शन में कितना है, यू का साइन अल्फा। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम की बात अगर हम करते हैं तो कितनी होगी, एम का यू वाई, वो कितनी है, माइनस एम यू कॉस अल्फा। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में। ओके, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होगा ऑफकोर्स। तो ये आपका इनिशियली मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ओके, फाइनली बात करते हैं, फाइनल बात करते हैं, तो पी एक्स, फाइनल बात करते हैं, फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना है आपका, वी का साइन बीटा टाइम्स एम ऑफकोर्स, और पी वाई कितना है, एम टाइम्स वी टाइम्स कॉस बीटा। ठीक है, ये ऊपर की डायरेक्शन में वी कॉस बीटा है, एक्स डायरेक्शन में वी साइन बीटा है, तो एम टाइम्स वेलोसिटी, एम टाइम्स वेलोसिटी। तो आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल मोमेंटम आ गया। अल्फा बीटा मुझे दे रखा है, वी मुझे नहीं पता। ओके, यू पता है, वी नहीं पता। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगेन कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, और आपको टाइम दे ही रखा है, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, कितनी इस मोमेंट पे फोर्स लगी होगी जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज क्यों होता है, क्योंकि फोर्स लगती है बेसिकली, 1 सेकंड में जितनी फोर्स लगती है, जितना मोमेंटम चेंज होता है उसे फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स होता है हमारा। हमें फोर्स निकालना है इस क्वेश्चन में एक तरीके से। तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अटक गए बेसिकली। अब फोर्स निकालने के लिए मुझे ये v पता होना चाहिए, है ना, जब तो मैं चेंज कैसे निकालूंगा, जब मुझे v पता ही नहीं है, तो इस वाली वेलोसिटी से मैं ये वाली वेलोसिटी माइनस करूँगा, तो u तो मुझे पता है लेकिन v अननोन है, v क्या है, v कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे x डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, x डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स है, ये सोचो। जब ये बॉल ऐसे, ये अगर ये था, तो ये बॉल के पास कुछ ऐसे वेलोसिटी थी, कुछ ऐसे वेलोसिटी थी, बॉल ये आई यहाँ पे रुकी, उसके बाद फिर ये ऐसे गई और यहाँ पे, है ना, उसके बाद इसके पास कुछ ऐसे डायरेक्शन वेलोसिटी थी और कुछ ऐसे डायरेक्शन वेलोसिटी थी। तो जब वो यहाँ पे आई तो इस बॉल पे कुछ ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लगी होगी ऑफकोर्स, जिसकी वजह से वो ऊपर की साइड चली गई। इसलिए तो हुई, ये ऊपर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लगी होगी बेसिकली, जब वो टकराई होगी कुछ, है ना, और फिर उसकी वजह से इसके पास कुछ चेंज हुआ। लेकिन इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एफ एक्स की बात करता हूँ तो वो ज़ीरो है। अगर फ्रिक्शन होती तो जब ये बॉल ऐसे आती, क्योंकि इस बॉल के जब यहाँ पे आती तो इस बॉल के पास कुछ ऐसे स्पीड होती, कुछ ऐसे स्पीड होती है ऑफकोर्स, तो ऐसे स्पीड होती, तो ऐसे स्लिप कर होती तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगती, और क्योंकि ऐसे है तो ज़मीन में ना धंस जाए तो नॉर्मल ऊपर लगती।
ऐसा हो सकता था अगर फ्रिक्शन होती तो वहाँ पे कुछ एफेक्ट्स होता, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो जो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करता हूँ तो कोई फोर्सेस है ही नहीं, क्योंकि बस फ्रिक्शन ही एक ऐसी फोर्सेस थी जो कि हो सकती थी। टेंशन वगैरह तो धागे के साथ आती है तो वो यहाँ पे है ही नहीं। वेट वाली फोर्स होती है ऑफकोर्स, वो तो पूरे पूरी ड्राइंग में ही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। जो ये ऊपर गई चेंज कितना हुआ, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज होता है। तीनों जगह वेट लग रही है तो वेट की वजह से कुछ मतलब ऑफ कोर्स कुछ वैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा चेंज में। चेंज किसकी वजह से हो रहा है, नॉर्मल की वजह से चेंज हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से चेंज हो सकता था अगर होती तो फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन लेस है तो एफ एक्स हमारा जीरो होगा। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम होगा, जो पी एक्स होगा, डेल पी एक्स जो होगा बेसिकली वो जीरो होगा, चेंज नहीं होगा कोई मोमेंटम, क्योंकि अगर फोर्स जीरो है एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में सेम रहने वाला है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो डेल पी एक्स है बेसिकली वो मेरा जीरो है, तो जो मोमेंटम है चेंज होने वाला है वो जीरो रहने वाला है। तो मैं ये कर सकता हूँ एम टाइम्स वी टाइम्स साइन बीटा, फाइनल बात है तो ये क्या है, फाइनल। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, राइट। तो फाइनल माइनस का इनिशियल, इनिशियल कितना है यू साइन अल्फा, ये इनिशियल है, फाइनल माइनस का इनिशियल, तो ये ज़ीरो रहने वाला है। तो बेसिकली आपको यहाँ से वी आ गया यू टाइम्स साइन अल्फा बाई साइन बीटा, तो आपका वी आ गया। तो अगर अब आप बात करते हो तो आपको एफ एक्स तो आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ से देख के पता चल गया आपको फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में कुछ हो सकता है। तो आप वाई डायरेक्शन की बात कर सकते हो, तो सीधा सीधा आपको एफ वाई निकालना है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, डेल पी वाई मोमेंटम चेंज डिवाइडेड बाई डेल टी, कितने टाइम में वो मोमेंटम चेंज हुआ। तो पी वाई क्या होगा, बेसिकली डेल पी वाई क्या होगा, पी वाई फाइनल माइनस पी वाई इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल टी हमें पता है 0.1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है जिसमें वो बॉल बाउंस कर गया। तो फाइनल क्या है हमारे पास पी वाई में एम टाइम्स वी टाइम्स कॉस बीटा, वी हमें पता है यू टाइम्स साइन अल्फा बाई साइन बीटा, ये आप कर सकते हो एम यू साइन अल्फा, और नीचे क्या है ये बेसिकली कॉस बीटा बाई साइन बीटा, तो इसे मैं टेन बीटा नीचे कर सकता हूँ, टेन बीटा माइनस का इनिशियल कितनी है, इनिशियल देखो वाई डायरेक्शन में इनिशियल कितनी है माइनस एम यू कॉस अल्फा, तो माइनस का माइनस एम यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये आपका बेसिकली आ गया, इसे आप सॉल्व कर लेना, एम यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाई टेन बीटा प्लस का कॉस अल्फा, तो टेन बीटा अगर डिनोमिनेटर में लोगे तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन बीटा, और एक नीचे 0.1 हो है। तो ये एफ वाई आ गया आपका, ठीक है। वो मैंने कुछ अल्फा बीटा की वैल्यूज़ ले लेता तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता, मैंने ली नहीं वैल्यू, इसलिए थोड़ा सा ऐसे आपको ट्रिकी सा लग रहा होगा बाद में, लेकिन इंपॉर्टेंट वही था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या स्टेप था, ये वाला स्टेप एक तो इंपॉर्टेंट था कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि एफ नेट एक्स डायरेक्शन में जीरो रहने वाली है, एफ एक्स जीरो रहने वाला है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन लेस है तो एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट था एक तो, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, तो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, और एक आप सिंपल ये इंपॉर्टेंट है कि जो फिर आपको फोर्स निकालने एफ नेट निकालने, एक्स में पता चल गया जीरो है तो वाई में होगी सारी, तो एफ वाई निकालने तो डेल पी वाई बाई डेल टी करके निकालते हैं ऊपर, और किसी का भी डेल्टा कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है, चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा, तो चेंज कितना है फाइनल माइनस इनिशियल, करा फाइनल माइनस इनिशियल किया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये वाला लाइक एक टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ पे, मतलब सेम हो सकते थे। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता कि अल्फा और बीटा सेम होते हैं एंगल, और फ्रिक्शन लेस ही होता है सिंपल, और तो यू इक्वल्स टू वी आ जाता वहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के सेम आ जाती, और आपसे सीधा सीधा चेंज पूछते तो 2 टाइम्स एम यू टाइम्स कॉस अल्फा चेंज आता, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम अगर पूछते कर लेना, मतलब मैंने बोल दिया आंसर। तो ये थोड़ा सा जनरल केस था, और भी इसमें और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगेन अब स्लोप पे ऐसे कर दें आपसे, और आपसे बोला कि एक ऐसे यू वेलोसिटी से बॉल आ रही है, आएगी कुछ यहाँ पे आएगी, एंड देन फिर कुछ बाउंस कर जाएगी ऊपर, बाउंस कर गई मान लो ऐसे ऐसे कुछ वी वेलोसिटी से ऊपर चली गई, अगेन फ्रिक्शन लेस है, तो क्या होगा कैसे होगा, तो मतलब आप कर सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉल बाउंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे मोमेंटम चेंज निकालते हैं, तो बेसिकली आप ये वाली एक्स डायरेक्शन मानते हैं, ये वाली वाई डायरेक्शन मानते हैं, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं एक्स और वाई में, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं एक्स एंड वाई में, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि
फ्रिक्शनलेस है तो वहाँ से आपका कुछ निकल जाता और फिर फाइनली अलॉन्ग दी वाई एक्सिस आप कितना चेंज हुआ मोमेंटम में वो निकालते कितने टाइम के लिए। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा होता तो बस वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। फोर्स पूछी होती तो आपको ये टाइम बोल देते कि कितने टाइम में कॉन्टैक्ट में था सरफेस के, तो वो डेल टी हो जाता कितने टाइम में बेसिकली आपका मोमेंटम चेंज हुआ। ओके, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड लॉ से रिलेटेड था कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स के इक्वल होता है नेट फोर्स के। वो हमने इस क्वेश्चन में देखा, कैसे चेंज कैसे निकालते हैं वो देखा, कैसे हम इनिशियल फाइनल निकालते हैं। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न है। इनिशियल कंडीशंस में हम निकालेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में मोमेंटम, फाइनल कंडीशंस में हम निकालेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में क्वेश्चन। तो यहाँ तक तो लाइक ये पैटर्न है। उसके बाद फिर कुछ ट्रिक लग रही होगी जिसकी वजह से हमारा कुछ रिलेशन आ गया होगा, एंड देन फिर फाइनली ये वाला निकालेंगे कि जो एफ है वो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो वहाँ से कुछ करेंगे। तो ये एक पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये पाइप है एक तरीके से, ये 90 डिग्री पे बैंडेड है पाइप। ओके, इसका पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो किसका इक्वल है, वो कैपिटल ए के इक्वल है क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसमें क्या पानी है, कुछ लिक्विड है मान लेते हैं, लिक्विड है, उसका जो डेंसिटी है वो रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, और वो कितनी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लिक्विड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये हमें गिवन है। तो क्या करेगा, अब ये लिक्विड ऐसे जाएगा, यहाँ पे कोने पे टकराएगा और फिर वो ऐसे चलेगा। आपको दिख रहा है कि कुछ मतलब कुछ मास है उस लिक्विड का, वो कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, तो कुछ मतलब मोमेंटम के साथ आ रहा था, यहाँ पे टकराया, फिर वो नीचे की साइड जाने लगा, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम हुआ। बेसिकली इनिशियल मोमेंटम कुछ यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में था, फाइनल मोमेंटम कुछ इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसकी कुछ इस कॉर्नर पे मोमेंटम में चेंज हुआ। तो वो चेंज क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर है इस लिक्विड पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो उस फोर्स जो उस लिक्विड पे लगी उस कॉर्नर की वजह से हैंस इस लिक्विड में चेंज हुआ मोमेंटम का। तो जब ये कॉर्नर इस लिक्विड पे फोर्स लगाएगा तो ये लिक्विड इस कॉर्नर पे भी फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो इस कॉर्नर पे कुछ ऐसे फोर्स लग रही होगी बाय द लिक्विड। ओके, तो अगर इस कॉर्नर को कुछ पकड़ने के लिए नहीं होगा तो ये कॉर्नर इस फोर्स की वजह से मूव करने लगेगा या फिर टूट जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस कॉर्नर पे एक सेम एफ फोर्स ऐसे लगानी पड़ेगी ताकि वो न्यूट्रलाइज कर जाए जो लिक्विड इस कॉर्नर पे फोर्स लगा रहा है। हैंस तो हमसे ये वाली एफ पूछी है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछे, हमसे ये वाली एफ पूछी है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है, जो लिक्विड पे फोर्स लग रही है एक एफ, वो हमसे पूछी गई है। समझ में आई मैंने क्या किया, हमसे ये एफ पूछी थी तो मैंने आपको ये दिखाया कि ये एफ इस एफ से कैसे रिलेटेड है। ये लिक्विड है, इसका कुछ मोमेंटम है, ये इस कॉर्नर पे आके नीचे की साइड जा रहा है, तो लिक्विड के मोमेंटम में कुछ चेंज हो रहा है। जो वो चेंज है कुछ ओवर टाइम, उसको हम वो मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉर्नर है वो इस लिक्विड पे एक एफ फोर्स लगा रहा है। फिर मैंने कहा कि एक्शन रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड है वो कॉर्नर पे भी एफ फोर्स लगाएगा। तो इस कॉर्नर पे कुछ एफ फोर्स लग रही होगी। इस एफ फोर्स की वजह से क्या हो रहा होगा बेसिकली कि वो जो कॉर्नर है तो मूव करने लगेगा, फिर टूट जाएगा, जो भी होगा। तो उससे बचाने के लिए हमें एक एफ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमसे ये एफ फोर्स पूछी है, तो मैंने दिखाया कि आपको ये तीनों एफ फोर्स कैसे इक्वल होंगी। तो मुझे बेसिकली अब ये निकालना है कि लिक्विड पे एफ फोर्स कितनी है। तो लिक्विड पे एफ फोर्स कितनी होगी, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम विद ये डेल पी बाई डेल टी होगा, या फिर इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, या फिर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ, वो हमारी क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसे मैं कह सकता हूँ कि एक सेकंड में कितना चेंज हुआ मोमेंटम, वो हमारी क्या होगी, फोर्स के इक्वल होगी। तो मुझे बेसिकली ये निकालना है कि एक सेकंड में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो ये मैं एक सेकंड क्यों लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे ये वेलोसिटी वी दे रखी है वो कुछ लाइक मीटर पर सेकंड में दे रखी होगी। ऑफकोर्स अगर ये एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा होगा, जो डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर में दे रखी होगी, जैसे भी देते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दे रखी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं मान के चल रहा हूँ, यूनिट्स इसकी कुछ ऐसे होंगी। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का सेटअप है। अब बेसिकली मुझे निकालना है, तो इनिशियली बात करता हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड वो कितना है आपका, वो है आपका मास पर सेकंड
मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मोमेंटम इनिशियली। तो ये कितना है आपका इनिशियल मोमेंटम है आपका मास पर सेकंड। मास पर सेकंड है रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी है आपकी ए इंटू वी, एरिया इंटू स्पीड। तो ये पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड के चक्कर में। एरिया इंटू बेसिकली जो क्या वॉल्यूम वो क्या होता है मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना। वॉल्यूम किस में होती है मीटर क्यूब में होती है। तो एरिया किस में मीटर स्क्वायर में है जो, लेकिन वी जो है वो मीटर पर सेकंड में है। तो 1 मीटर तो आ गया तो मीटर क्यूब तो बन गया, लेकिन एक पर सेकंड भी आ गया। तो ये पर सेकंड ऐसे चल रहा है। तो ये रो ए वी पर सेकंड इंटू वी। तो ये रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। तो ये क्या आया इस डायरेक्शन में आया बेसिकली, इस डायरेक्शन में ना। तो ये आपका क्या इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, अभी क्या निकालते हैं फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। अगर फाइनल मोमेंटम पर सेकंड की बात करते हैं, पर सेकंड की बात करते हैं, तो जो जिस स्पीड से लिक्विड आ रहा होगा उसी स्पीड से लिक्विड जा रहा होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो लेंथ ऑफ द पाइप है, जो मतलब मोटाई है पाइप की, वो तो सेम ही रहने वाली है ना। और जो लिक्विड की जो मतलब तो, और लिक्विड की गायब तो नहीं होने वाला। बेसिकली मैटर को कंजर्व कर रहे हैं इस बार। जो मैं जो कह रहा हूँ कि अगर v वेलोसिटी से जो लिक्विड आ रहा है तो वो v से ही जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैटर कंजर्व कर रहे हैं। मैटर मतलब जो लिक्विड है हवा में कहीं उड़ तो नहीं जाएगा ना। तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो अगर जितनी स्पीड से आएगा उतनी ही स्पीड से जाना चाहिए, वरना तो बीच में कहीं अटक जाएगा या फिर कम हो जाएगा, जब भी तो स्पीड में चेंज होगी। और ऐसा तो हो नहीं रहा, मैटर तो कंजर्व है ऑफकोर्स। तो सेम स्पीड से आएगा, सेम स्पीड से जाएगा। तो हमें ये पता है कि वो v से ही जा रहा है, स्पीड हमें पता है एटलीस्ट। तो अगेन मास पर सेकंड जाने की, मास पर सेकंड इनटू स्पीड, स्पीड इसकी v है ना। मास टाइम्स वेलोसिटी होती है ना मोमेंटम। तो मास पर सेकंड इंटू v। मास पर सेकंड किसका है? अगेन इसका रो ए वी स्क्वायर आएगा, जैसे अभी मैंने आपको समझा चुका। मतलब सॉरी, मास पर सेकंड रो ए वी आएगा इंटू वी स्क्वायर, लेकिन जो इसका इस बार होगा वो इधर की साइड होगा। तो ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल मोमेंटम था। तो अगर आप बात करते हो तो ये इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड था, ये फाइनल मोमेंटम पर सेकंड है। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड वो किसके इक्वल होगा? ऑफकोर्स फोर्स के इक्वल होगा, एफ नेट के इक्वल होगा। और चेंज क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो रो ए वी स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में माइनस रो ए वी स्क्वायर इधर की डायरेक्शन में। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आप इसे आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हो। मैं आपको डायग्राम में ऐसा है तो डायग्राम में किससे अच्छे से आपको ताकि क्लियर हो जाए इसलिए दिखा रहा हूँ। तो रो ए वी स्क्वायर इधर की साइड और माइनस का रो ए वी स्क्वायर इधर की साइड। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, रो ए वी स्क्वायर कॉमन ले लिया बेसिकली, नीचे वाले डायरेक्शन को कहते हैं माइनस का जे कैप माइनस टाइम्स प्लस का आई कैप, माइनस टाइम्स इधर की साइड है ना ये प्लस का आई कैप। तो ये आप पे क्या आ गई? आपकी फोर्स आ गई कि लिक्विड पे ये फोर्स लग रही है। इतना मैग्नीट्यूड है इसका, बेसिकली मैग्नीट्यूड इतना नहीं है लेकिन मतलब ये पूरी नेट फोर्स है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा ना रो ए वी स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बेसिकली। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन होगी इसकी कुछ इधर की साइड, डायरेक्शन इधर की साइड होगी। और बेसिकली 45 डिग्री पे होगी, आपको दिख ही रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आई कैप और जे कैप का। तो इधर की साइड, और जे कैप के लिए नेगेटिव में, आई कैप के लिए नेगेटिव है। तो ऐसे फोर्स लग रही होगी, ये डायरेक्शन होगी एफ की। रो ए वी स्क्वायर रूट 2 इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन ही होगी। तो ये क्या हो गई? ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स है जो कि पाइप लिक्विड पे लगा रहा होगा। तो अगर आप डायग्राम से आप देख सकते हो, पाइप अगर लिक्विड पे ऐसे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा 45 डिग्री के एंगल पे, बेसिकली एफ का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो सेम फोर्स इस पाइप पे लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। तो ये एफ हमें पता है और ये वाली फिर हमें एफ पता है, ये इधर की डायरेक्शन में सेम। तो ये वाली एफ और ये वाली एफ तो बेसिकली सेम है। तो इस वाली एफ को मुझे निकालना था, तो मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता चल गई। तो हैंस हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जहाँ पे मतलब हमारा जो पार्टिकल नहीं था बेसिकली लिक्विड मूविंग था। तो कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी में, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, एकदम से सॉल्व नहीं होता। तो एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे मतलब पार्टिकल नहीं होता, लिक्विड मूव कर रहा होता, तो वहाँ पे आप कैसे मास पर सेकंड निकाल लेते हो बेसिकली, और इनटू वेलोसिटी करके मोमेंटम निकाल लोगे पर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, ठीक है ना। तो बेसिकली फोर्स निकालनी थी। तो फोर्स क्या होती है? चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फोर्स होती है आपकी बेसिकली। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड क्या होगा?
इनिशियल फाइनल मोमेंटम पर सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड या फिर इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड क्या होगा, मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल। ओके, तो बस वही हो गया हमारा, ये कैलकुलेशन हो गया बेसिकली, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आज के लेक्चर का यहीं पे ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। कल एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं मतलब ट्रिकी है, अटक मतलब अगर आपने नहीं कर रखा तो नहीं होगा, मतलब ऐसा सा क्वेश्चन है, एकदम से शायद ना क्लिक करे। 90% 99% बच्चों को एकदम से नहीं होगा, किसी से हो गया तो वेल डन, लेकिन मतलब जनरली नहीं होता। तो वो अगला चैप्टर में एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम आगे बात करते हैं। बेसिकली मतलब ये तो हमारा बेसिक ही चल रहा था। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, मतलब एडवांस लेवल तो नहीं कह सकते मेंस से, लेकिन थोड़ा सा ऊपर था, एडवांस में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, मतलब उन दोनों के बीच का था, ऐसा समझ लो। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, और अगला वाला तो इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो हम करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में बेसिकली। तो वो हम करवाते हैं आपको, और फिर उसके आगे बात करते हैं बेसिकली, अगले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, एफवीडी वगैरह बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तो ये अभी हमने क्या सीखा बेसिकली, न्यूटन सेकंड लॉ में जहाँ पे मोमेंटम की बात कर रहे थे, मैंने आपको वो लीनियर मोमेंटम में कैसे चेंज करके वेलोसिटी निकालते हैं वो वाले कुछ क्वेश्चन करवाए। पहला वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था जो आज के लेक्चर में भी मैंने करवाया, बॉल का बाउंसिंग वाला, वो क्वेश्चन पक्के से आता है, वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, और वैसा क्वेश्चन पक्के से आता है, बहुत एग्जामों में आता है, मेंस लेवल में ही नहीं, और भी आप एग्जाम दोगे इंजीनियरिंग के तो सब में मतलब वो वाला क्वेश्चन आता है जनरली, कि बॉल बाउंस हो रही है, सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बाउंस करवा सकते हैं, स्लोप पे बाउंस करवा सकते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बाउंस करवा दें, लेकिन आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ता है एक्स और वाई डायरेक्शन में उससे जल्दी से, और बेसिकली आपका आंसर आता है। तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे लाइक इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, और लाइक अच्छा क्वेश्चन भी है। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये वाले क्वेश्चन के चांसेस मेंस में आने के कम है, एडवांस में भी कम है, क्योंकि क्या होता है मेंस के हिसाब से थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एडवांस के हिसाब से थोड़ा मतलब कम टफ क्वेश्चन है, तो ये बीच में पड़ जाता है। वो वाला क्वेश्चन मेंस के हिसाब से लाइक कंचा क्वेश्चन है, आने का 100% चांसेस है। खैर, तो ये आपका हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, ओके। और क्या कहते हैं, अगर पहली की वीडियोस देखनी हो तो मैंने पहले के जो 3 चैप्टर करवा रखे हैं आपको, उन्हें आप देख सकते हो, तो आप वो देख सकते हो, ओके। तो ये आज हमने डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल स्टार्ट किया है, आगे ख़त्म जब चल रहा है मतलब अच्छा लगेगा, मज़े लेते हैं। चलो, थैंक यू, बाय।